अस्सलाम वालेकुम। जो हमारी मार्केट है, ये इन्वायरमेंट है, ये बेसिकली इस चीज़ के बारे में है कि हमारी परचेजिंग पावर ऑफ बायर क्या है, वो बेहतर हुई है या कम हो रही है, उनके स्पेंडिंग ट्रेंड्स क्या हैं। वो फॉर एग्ज़ाम्पल पहले कहीं से भी आप कपड़ा लेके ख़रीद लेते थे, इतना कोई ब्रांड कॉन्शियसनेस नहीं होता था आप लोगों में। अब आप कहते हैं ब्रांड का कपड़ा हो, पहले घर में सादी रोटी पकी हुई है वही खाई जाती थी, अब आप कहते हैं पिज़्ज़ा हो, बर्गर हो। तो ये क्या चेंज आ रहे हैं, दीज आर द चेंजेस इन द पैटर्न, इन द ट्रेंड्स। ये चेंज आपकी प्रेफरेंसेस या आपकी जो आप करते थे इन सब चीज़ों में चेंज ला रहा है। तो जैसे जैसे ये चेंज आ रहे हैं ये आपकी मार्केटिंग जो आपका मार्केटियर है उसको ये चेंजेस को नज़र में रख के उसी के हिसाब से अपनी स्ट्रैटेजीज़, अपनी जो मार्केटिंग एफर्ट्स हैं वो करनी है। द इकोनॉमिक एनवायरनमेंट कैन ऑफर बोथ अपॉर्चुनिटीज़ एंड थ्रेट्स। अब जो इकोनॉमिक एनवायरनमेंट है ये अपॉर्चुनिटी के साथ साथ हमारे लिए थ्रेट भी बन सकता है। कंसिस्ट ऑफ फैक्टर्स दैट इफेक्ट कंज्यूमर परचेजिंग पावर एंड स्पेंडिंग पैटर्न्स। वही बात कि आपकी परचेजिंग पावर और स्पेंडिंग पैटर्न्स को जो हैं वो इफ़ेक्ट करते हैं। इंडस्ट्रियल इकोनॉमीज़ और रिचर मार्केट्स। जो इंडस्ट्रियल इकोनॉमीज़ हैं वो आपकी रिचर मार्केट्स हैं। सबसिस्टेंस इकोनॉमीज़ कंज्यूम मोस्ट ऑफ देयर ओन एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्रियल आउटपुट। अब इसमें ना तीन किस्म की हमें ना दिए कि सबसे पहले आ जाती है इंडस्ट्रियल इकोनॉमीज़। इंडस्ट्रियल इकोनॉमीज़ क्या कर रहा है, ये रिच मार्केट्स हैं जो डिफरेंट काइंड ऑफ गुड्स है ना प्रोवाइड करती हैं। उसके बाद आ जाती हैं सबसिस्टेंस इकोनॉमीज़। ये क्या करते हैं कि अपने ही एग्रीकल्चर से या इंडस्ट्रियल आउटपुट से मार्केट अपॉर्चुनिटीज़ अराइज करने की कोशिश करते हैं। फिर आ जाता है चेंज इन कंज्यूमर स्पेंडिंग या डेवलपिंग इकोनॉमीज़। ये क्या कहता है, ये कहता है कि जो आउटस्टैंडिंग मार्केट की अपॉर्चुनिटीज़ है ना वो आप कैसे अवेल कर सकते हो कि आप राइट काइंड ऑफ प्रोडक्ट दो। कंज्यूमर जो है वो अब स्पेंडिंग, उसके ट्रेंड्स भी चेंज हो गए हैं। पहले वो इतने ब्रांड कॉन्शियसली कपड़े नहीं लेते थे, पर अब आपके जो ट्रेंड्स हैं वो चेंज हो गए। आप कहते हैं ब्रांड नेम हो, अच्छी क्वालिटी हो तो तभी हमने कपड़ा लेना है। इनकम डिस्ट्रीब्यूशन की कौन सी इनकम के कौन से लेवल के लोगों को आप अप्रोच करें, एलीट है, मिडिल मैन है, मिडिल क्लास है, लोअर क्लास है। चेंजेस इन कंज्यूमर्स जो स्पेंडिंग है वो इसका ये है कि जो जैसे जैसे इकोनॉमिक फैक्टर्स हैं वो ड्रामेटिक इफ़ेक्ट करते हैं आपकी कंज्यूमर स्पेंडिंग और उनके बिहेवियर ऑफ बाइंग या परचेजिंग। अब एक कस्टमर होगा आपका जो खर्चने से पहले सोचेगा नहीं, वो ये नहीं देखेगा कि चीज़ कितने की आ रही है, वो ये देखेगा मुझे क्वालिटी मिल रही है। एक आपका कस्टमर ऐसा भी होगा दैट दे विल बाय लेस एंड दे विल लुक फॉर ग्रेटर वैल्यू, ग्रेटर कंज्यूमिंग। तो ये वो ट्रेंड्स हैं जो कंज्यूमर की स्पेंडिंग पैटर्न्स हैं जो इफ़ेक्ट करती हैं आपकी मार्केट को। तो अगर आप ये चीज़ समझेंगे और आप अपने कस्टमर को समझ के उनके हिसाब से अपनी मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज़ बनाएंगे तो यू विल वैल्यू योर कस्टमर। आप उनको वैल्यू करेंगे तो आपको बेनिफिट मिलेगा। इनकम डिस्ट्रीब्यूशन मतलब कि इनकम डिस्ट्रीब्यूशन से मतलब है कौन से इनकम के लेवल के बंदों को आप डील कर रहे हैं। अब पिछले सालों में द रिचर हैज़ बिकम मोर रिचर। जो अमीर था वो अमीर से अमीर हो गया, मिडिल क्लास बेचारा गुजारे कर रहा है, और जो गरीब है वो बेचारा गरीब ही गरीब है, और गरीब ने क्या इससे ज़्यादा गरीब होना है। तो आप कौन सी जो इनकम लेवल है, आप कौन सी इनकम लेवल के बंदे को अप्रोच कर रहे हो। जिस तरह बरीज़े जो है वो हाई क्लास को अप्रोच करती है। निशाद गुल अहमद ब्रांड हो गया, ये अपर मिडिल क्लास को अप्रोच कर रहा होता है। खाड़ी हो गया वो मिडिल क्लास को, बुनेंजा हो गया वो मिडिल क्लास को कर रहा है। लाला टेक्सटाइल्स, सितारा टेक्सटाइल्स और भी XYZ इतने टेक्सटाइल्स हैं, ये लोअर या पुअर लोगों को करते हैं। उन्हें ये नहीं फ़र्क पड़ रहा होता कौन सा ब्रांड है, वो कहते हैं बस कपड़ा मिल जाए और हम अपना जिस्म ढांप लें। वैल्यू मार्केटिंग ये इन्वॉल्व्स वेज टू ओवर फाइनेंशियली कॉशियस बायर ग्रेटर वैल्यू। वही बात है कि जो बायर कहता है कि मैं कम पैसे खर्चूँ, मैं दैट आई बाय लेस, और वैल्यू वो ग्रेटर ढूंढ रहा होता है, क्वालिटी ढूंढ रहा होता है इन अफोर्डेबल प्राइस जो उसकी पॉकेट फ्रेंडली होती हैं। तो उससे उसको क्या मिलती है, वैल्यू। द राइट कॉम्बिनेशन ऑफ क्वालिटी एंड सर्विस एट अ फेयर प्राइस इज़ नोन एज वैल्यू मार्केटिंग।
जिस तरह 20th सेंचुरी में वो कह रहा है कि एग्जाम्पल दिया, एडवर्टाइजिंग थी, ईगो था, स्टेटस था, पावर था, अनसस्टेनेबल थी। 21st सेंचुरी में क्या हुआ है, रेप्यूटेशन बन गया, कम्युनिटी आ गई, शेयरिंग आ गई, इकोनॉमिक्स आ गया, सस्टेनेबिलिटी आ गई है। नेचुरल इन्वायरमेंट वो इन्वायरमेंट है जिसमें आपकी जो रोज़मर्रा की नेचुरल रिसोर्सेज हैं, जो रोज़मर्रा की नेचुरल जो हैं, जो आपके कंट्रोल में नहीं है, वो फैक्टर्स आते हैं। नेचुरल इन्वायरमेंट इन्वॉल्व्स द नेचुरल रिसोर्सेज, नेचुरल जो भी रिसोर्सेज हैं, पानी हो गया, जंगलात हो गए, कोल हो गए, माइंस हो गई, उनकी बात हो रही है। दैट आर नीडेड एज द इनपुट बाय द मार्केटियर्स, वो इनपुट की तरह आपकी मार्केट में मार्केटियर्स के लिए यूज़ होती हैं, और दैट आर इफ़ेक्टेड बाय मार्केटिंग एक्टिविटीज़, या वो मार्केटिंग एक्टिविटीज़ से इफ़ेक्ट होती हैं, आर नोन एज नेचुरल इन्वायरमेंट। आपने आपके जो भी डिसीजंस होते हैं, जो भी आप मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज़ बना रहे होते हैं, आपने मार्केट नेचुरल इन्वायरमेंट को भी नज़र में रखना होता है। इसके ट्रेंड्स क्या हैं कि जिस तरह जो आपकी रॉ मटेरियल है उसमें शॉर्टेज आ जाए। शॉर्टेज क्या कैसे आ जाए कि अभी तो लगता है कि जैसे एयर और वाटर, ये दो चीज़ें जो एक ऐसी हैं कि इन्फिनिट रिसोर्स है, लेकिन कमिंग फ्यूचर में नज़र आ रहा है कि ये शायद ये अवेलेबल ना हो। शायद हम अपनी ही गलतियों की वजह से, अपने जो पोल्यूशन हम कर रहे हैं उसकी वजह से हम इन चीज़ों से हाथ धो बैठे हैं। कुछ अभी इतनी कंट्रीज़ हैं जहाँ पीने के लिए पानी नहीं है, साफ़ हवा नहीं है, हमने हवा को, एयर को इतना पोल्यूट कर दिया कि वो हमारे अवेलेबल नहीं है। तो शॉर्टेजेस ऑफ रॉ मटेरियल्स। फिर इसके अलावा रॉ मटेरियल ये हो सकते हैं जो हमारे रीन्यूएबल रिसोर्सेज है। रीन्यूएबल रिसोर्सेज कौन से, जैसे फॉरेस्ट है, हम दरख्त लगा सकते हैं, हम इसको रीन्यू कर सकते हैं। हमारा खाना है, हम चाहें तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा खाने को उगा सकते हैं, दरख्त लगा सकते हैं, हम एग्रीकल्चर कर सकते हैं और हम इनको वाइजली यूज़ कर सकते हैं। हम इनको पागलों की तरह यूज़ नहीं कर सकते। हम जंगल काट काट के सोसाइटीज़ ना बनाएं। उसके बाद नॉन रीन्यूएबल रिसोर्सेज हो जाते हैं। ये वो रिसोर्सेज हैं जैसे कि ऑयल हो गया, कोल हो गया, वेरियस मिनरल्स हो गए। ये हमारे लिए एक सीरियस प्रॉब्लम है। हम जितना इसको वाइजली अगर यूज़ नहीं करेंगे तो ये हमारे लिए एक थ्रेट बन जाएगा। जो ऑर्गेनाइजेशन ऐसी हैं जिनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, उनको ये नहीं मिलेगा, या अगर मिला भी तो बहुत एक्सपेंसिव मिलेगा, तो ऑब्वियसली वो कंज्यूमर के लिए भी एक्सपेंसिव करेंगे। तो इनको वाइजली यूज़ करना और इनको प्रॉपरली यूज़ करना और ध्यान से इस्तेमाल करना बहुत ज़रूरी होता है। इंक्रीज़ पोल्यूशन। अब जैसे जैसे पोल्यूशन इंक्रीज़ करा जा रहा है, जो इंडस्ट्रीज़ थी पहले बस फैक्ट्रीज़ लगाती जा रही थी, वो ये नहीं देख रही थी कि इसका इंडस्ट्री का जो पोल्यूशन है वो हम नालों में फेंक रहे हैं, हम दरियाओं में फेंक रहे हैं, हवा में फेंक रहे हैं धुआं, क्या इफ़ेक्ट हो रहा है। इसके डिस्पोजल का हमने प्रॉपर एक तरीका नहीं बनाया था। तो हम क्या कहते हैं, हम नेचुरल इन्वायरमेंट को पोल्यूट कर रहे थे, हम उसको इफ़ेक्ट कर रहे थे। इंक्रीज गवर्नमेंट इंटरवेंशंस इसमें आ जाते हैं कि जो गवर्नमेंट है ना, अब वो डिफरेंट एफर्ट्स कर रही है ताकि क्लीन एनवायरनमेंट को प्रमोट किया जाए। कुछ जो गवर्नमेंट्स हैं, जैसे जर्मन गवर्नमेंट है, वो क्या करती है, एनवायरमेंटल क्वालिटी को वो बहुत ज़्यादा और बहुत ज़ोर से वो उसको इम्पोज करती है कि आपने जो भी आपके इक़दाम करने, जो भी आपकी इंडस्ट्री है, दैट शुड बी वेरी मच इकोनॉमिकल फ्रेंडली। जैसे पहले बिजली यूज़ होती थी ये पानी से, और क्या कहते हैं, जो भी उसके प्रोसीजर से बनती है, अब लोग सोलर पैनल की तरफ आ गए, सोलर पैनल लगाई जा रहे हैं, और उसको इस तरह आप इस तरह के इक़दाम से, इस तरह की चीज़ों से आप क्या कर सकते हैं, आप अपने इन्वायरमेंट को पोल्यूट होने से बचा सकते हैं। इन्वायरमेंटल सस्टेनेबल स्ट्रैटेजीज़। इन्वायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी ये है कि मार्केटियर्स ऐसी एफ़र्ट्स करते हैं, ऐसी चीज़ें करते हैं, ऐसी स्ट्रैटेजीज़, ऐसी प्रैक्टिसेस अडॉप्ट करते हैं कि वर्ल्ड इकॉनमी को वो सपोर्ट करें, वो रिस्पॉन्ड करें डिमांड्स को, जो इन्वायरमेंटल फ्रेंडली हो, और रिस्पॉन्सिबल प्रोडक्ट्स बनाएं जो इन्वायरमेंटल फ्रेंडली हों। ऐसे प्रोडक्ट्स बनाएं जो बेनिफिट दें ऑर्गेनाइजेशन को, बेनिफिट तो दे ही दे रहे हैं, लेकिन वो सपोर्ट भी करें इन्वायरमेंट को क्लीन करने के लिए, ग्रीन करने के लिए, और हर किस्म की पोल्यूशन से मिनिमल नुकसान पहुंचाने के लिए।
सो हम इसको समराइज़ ऐसे कर सकते हैं कि नेचुरल इन्वायरमेंट जो है, जो कंपनीज़ हैं, उनको प्रॉफिट तो कमाना चाहिए, लेकिन उसके साथ साथ गुड डीड्स करने चाहिए टूवर्ड्स द इन्वायरमेंट। उनको ये पता होना चाहिए कि अगर हमने प्रॉफिट कमाना है तो उसके लिए दुनिया का होना बहुत ज़रूरी है। हेल्दी इकोनॉमी के लिए हेल्दी इकोलॉजी भी बहुत ज़रूरी है। तो आजकल की ऑर्गेनाइजेशंस ये सीख रही हैं और सीख चुकी हैं दैट इन्वायरमेंटल रिस्पॉन्सिबल एक्शंस अगर हम करेंगी तो वी विल बी गुड ऑर्गेनाइजेशंस। उसके बाद हमारे पास आ जाते हैं टेक्नोलॉजिकल इन्वायरमेंट। टेक्नोलॉजिकल इन्वायरमेंट क्या है? जैसे एडवांसमेंट्स जो आ रही हैं, जो ड्रामेटिक फोर्सेस हैं, जो हमारी रोज़मर्रा की मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज़ को इफ़ेक्ट कर रहे हैं, चेंज कर रहे हैं, इन्फ्लुएंस कर रहे हैं, दैट आर नोन एज टेक्नोलॉजिकल इन्वायरमेंट। टेक्नोलॉजीज़ ने बहुत किस्म के वंडर्स लाया है, जैसे कि एंटीबायोटिक्स बनाई हैं, रोबोटिक सर्जरी बनाई हैं, मिनिएचराइज्ड इलेक्ट्रॉनिक्स बनाए हैं, इंटरनेट बनाया है, स्मार्टफोन बनाया है। लेकिन जहाँ जहाँ इसने पॉजिटिव चीज़ें निकाली हैं, उसके साथ साथ इसने नेगेटिव चीज़ें भी निकाली हैं, जैसे कि न्यूक्लियर मिसाइल्स हैं, ड्रोन्स हैं, असॉल्ट राइफल्स हैं, केमिकल वेपन्स हैं। तो इन्होंने अच्छी चीज़ें भी निकाली हैं, बुरी चीज़ें भी निकाली हैं। हाउ वी यूज़ द टेक्नोलॉजी इन फेवर ऑफ अस, आवर कंपनी, टू बी बेनिफिटेड विद द बेनिफिट ऑफ द सोसाइटी, विद द बेनिफिट ऑफ द वर्ल्ड, ये बहुत मैटर करता है। इसके साथ साथ टेक्नोलॉजी ने ऐसी मिक्स ब्लेसिंग्स निकाली हैं, जैसे टेलीविज़न हो गया, ऑटोमोबाइल्स हो गया, हमारे क्रेडिट कार्ड्स जो होते हैं, अब पेपर का यूज़ कम कर दिया, एक क्रेडिट कार्ड प्लास्टिक का क्रेडिट कार्ड निकाल दिया। आप क्रेडिट कार्ड लेके जाते हैं, आप उसको स्क्रैच करते हैं, आप चीज़ ले लेते हैं। सो अगर हम टेक्नोलॉजी को अच्छे से यूज़ करें, सो वी कैन क्रिएट वंडर्स। अगर हम टेक्नोलॉजी को negatively use करें, so we can create many blunders. So new technologies obviously create opportunities for the marketeers. तो अगर आप जो टेक्नोलॉजी को अच्छे से अडॉप्ट कर लो, जैसे जैसे चेंज आ रहा है आप अडॉप्ट कर लो, तो आपके प्रोसेसेस मज़ीद अच्छे होंगे। वन ऑफ द मोस्ट ड्रामेटिक फोर्स शेपिंग आर डेस्टिनी, एक ऐसे ड्रामेटिक फोर्स हैं जो हमारा फ्यूचर जो है उनको शेप अप कर रहे होते हैं। इट क्रिएट्स न्यू प्रोडक्ट्स एंड अपॉर्चुनिटीज़, ये नए प्रोडक्ट्स को, नई अपॉर्चुनिटीज़ को फॉर द ऑर्गेनाइजेशन टू बेनिफिट अस क्रिएट करता है। सेफ्टी ऑफ न्यू प्रोडक्ट्स ऑलवेज इज़ अ कंसर्न। न्यू प्रोडक्ट्स की सेफ्टी हमारे लिए हमेशा कंसर्न होती है। जैसे जैसे कोई न्यू टेक्नोलॉजी आती है, वो पुरानी टेक्नोलॉजी को किक आउट कर रही होती है। पहले वो हमारे नोकिया 3310 टाइप फ़ोन होते थे, जब ये स्मार्टफोन्स आए उन्होंने उसको किक आउट कर दिया, उसकी इंडस्ट्री को आउट कर दिया। तो टेक्नोलॉजिकल इन्वायरमेंट जो है ना, वो बहुत तेज़ी से चेंज कर रहा है। कल S10 आया हुआ था, तो आज S20 आ गया है। तो अगर हम इन टेक्नोलॉजिकल चेंजेस को, इन पे ध्यान ना रखें, इन पे नज़र ना रखें, तो हम मार्केट में सर्वाइव नहीं कर पाएंगे, हम मार्केट में एडजस्ट नहीं कर पाएंगे, हम मार्केट में सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। सो द मार्केटियर हैज़ टू नो अबाउट दीज न्यू टेक्नोलॉजीज़ टू क्रिएट अपॉर्चुनिटीज़, टू क्रिएट बेनिफिट फॉर दी ऑर्गेनाइजेशंस। जब भी कोई न्यू टेक्नोलॉजी आती है, इट रिप्लेसेस द ओल्ड टेक्नोलॉजी। फॉर एग्ज़ाम्पल, जब CDs आई तो फ़ोनोग्राफ रिकॉर्ड्स जो होते थे उनको इन्होंने किक आउट कर दिया। जो हमारे घरों में टेप्स वगैरह होती थी वो ख़त्म हो गया, VCR सिस्टम ख़त्म हो गया, CD प्लेयर्स आ गए। जब ये क्या कहते हैं USBs आ गई, हार्ड ड्राइव्स आ गई, तो CD प्लेयर आउट हो गया। फिर डिजिटल फोटोग्राफी आई तो फिल्म बिजनेसेस को आउट हो गया है। तो जब अगर आप जो नई नई टेक्नोलॉजीज़ आती हैं, आप उनको इग्नोर करो या आप उनको फॉल बैक ना करो, तो आप मार्केट से आउट हो जाओगे, तो बिजनेस विल डिक्लाइन। So marketeers should watch the technological environment, the change in the technological environment, and the companies should try to change their processes, their products accordingly. अगर वो नहीं करेंगे तो वो कोई नया प्रोडक्ट या मार्केट अपॉर्चुनिटी को मिस कर देंगे और उनका कोई कंपेटिटर उसको अवेल करके आपको आउट कर देगा। उसके बाद आ जाते हैं पॉलिटिकल एंड सोशल इन्वायरमेंट। पॉलिटिकल इन्वायरमेंट क्या होता है? हमारे जो लॉज होते हैं, गवर्नमेंट एजेंसीज़ होती हैं, प्रेशर ग्रुप्स होते हैं जो हमें इन्फ्लुएंस कर रहे होते हैं, लिमिट कर रहे होते हैं हमारी ऑर्गेनाइजेशंस को, इंडिविजुअल्स को इन अ गिवन सोसाइटी। तो मार्केटिंग के जो डिसीजंस हैं पॉलिटिकल इन्वायरमेंट से बहुत हद तक
बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट होते हैं, इफ़ेक्ट होते हैं। मैं तो कहती हूँ डायरेक्टली इफ़ेक्ट होते हैं, इनडायरेक्टली इफ़ेक्ट नहीं होते। अगर फ़र्ज़ करें आपकी जो गवर्नमेंट है वो पहले टेक्सटाइल इंडस्ट्री पे टैक्स लगाती थी, वो अब कह देती है मैं वो टैक्स में रिलैक्सेशन दे देता हूँ, जहाँ 10% लगा देता 5% लगा देता हूँ, तो ये एक अपॉर्चुनिटी बन के आपने अवेल कर ली। लेकिन अगर वो ये कहते हैं कि मैं टेक्सटाइल इंडस्ट्री में 10% जहाँ पहले आप लोग टैक्स देते तो अब मैं 20% लगा रहा हूँ, तो ये आपके लिए क्या बन गया, ये आपके लिए थ्रेट बन गया। तो आपको ये जो गवर्नमेंट पॉलिसीज़ होती हैं, जो गवर्नमेंट रेगुलेशंस होती हैं, आपको इन पे नज़र रखनी पड़ती है। आपको इनको ध्यान देना पड़ता है। इनको टैकल करने के लिए आपको प्रॉपर लॉ सूट्स, अपने लीगल एडवाइज़र्स हायर करने होते हैं जो आपको प्रॉपर गाइड कर रहे होते हैं। लेजिस्लेशन रेगुलेटिंग बिजनेसेस। अब जो भी द मोस्ट लिबरल एडवोकेट्स भी होंगे वो इसमें कहते हैं कि जो हमारा कुछ हद तक बिजनेसेस को चलाने के रूल्स एंड रेगुलेशंस की ज़रूरत होती है। अगर रूल्स एंड रेगुलेशंस नहीं होंगे तो ऑर्गेनाइजेशंस अपनी मर्जियों पे आ जाएंगी, वो बाउंड नहीं होंगी, तो वो जो चाहेंगी वो करेंगी। तो उनको पब्लिक पॉलिसीज़ देनी होती हैं टू गाइड कमर्स, टू सेट लॉज एंड रेगुलेशंस, टू लिमिट बिजनेसेस फॉर द गुड ऑफ सोसाइटी एज अ होल। नहीं तो वो तो अपना बेनिफिट सोचेंगे, वो आपकी ऑर्गेनाइजेशन जो है वो जो प्रोडक्ट अपना लॉन्च करिए उसमें वो सोसाइटल बेनिफिट्स नहीं देखेंगे, वो सिर्फ अपना बेनिफिट देखेंगे। सो हर मार्केटिंग एक्टिविटी जो है वो किसी ना किसी तरह लॉज एंड रेगुलेशन से इफ़ेक्ट हो रही होती है। इंक्रीज लेगिस्लेशन स्टेडली ओवर द ईयर्स ग्लोबली। विद टाइम लॉज एंड जो लेगिस्लेशन हैं वो इंक्रीज़ किए हैं। चेंजिंग गवर्नमेंट एजेंसी इन्फोर्समेंट, गवर्नमेंट चेंजिंग एजेंसीज़ को इन्फोर्स करती है, कहती है कि इनको अडॉप्ट किया जाए। बिजनेस लेजिस्लेशन हैज़ बीन इनएक्टेड फॉर प्रोटेक्ट कंपनीज़ फ्राम ईच अदर। कंपनीज़ को ना सिर्फ इस चीज़ से बचाना है कि रूल्स एंड रेगुलेशंस ना सिर्फ इसलिए बनाने हैं कि आप उनको सोसाइटी के बेनिफिट्स के लिए बनाएं, बल्कि उनको कंपेटिटर्स से भी बचा सकें। कंपेटिटर्स को एक दूसरे से बचा सकें, क्योंकि हेल्दी कंपटीशन तो बहुत अच्छी बात है, बट समटाइम्स कंपनीज आउट ऑफ वे चली जाती हैं इन द कंपटीशन। सो टू न्यूट्रलाइज देम और थ्रेट्स को कम करने के लिए बाज़ औक़ात जो पॉलिटिकल होती हैं लॉज बनाने वाली, रूल्स बनाने वाली, वो आपको प्रोटेक्ट करने के लिए एक दूसरे से रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाती जाती हैं। प्रोटेक्ट कस्टमर्स कंज्यूमर्स फ्रॉम अनफेयर बिजनेस प्रैक्टिसेस। इसका मतलब है कि अगर जो ऑर्गेनाइजेशन हैं उनको उनके हाल पे छोड़ दिया जाए, वो अपने जो कंज्यूमर्स हैं, मार्केट हैं, उनको शोडी प्रोडक्ट्स दे सकती है, उनसे झूठ बोल सकती है, उनको डिसीव कर सकती है, ऐसे मिसलीडिंग मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज अपना सकती है जो उनके प्रोडक्ट के बारे में सच ना बताए, प्राइसेस अपनी मर्ज़ी से लगा सकती हैं। तो ये अनफेयर बिजनेस प्रैक्टिसेस अडॉप्ट करके वो क्या करेंगी, वो अपनी फ़ायदे करेंगी। तो उससे भी बचने के लिए आप लॉज एंड रेगुलेशंस बनाते हैं। देन थर्ड, प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ द सोसाइटी अगेंस्ट एन अनरिस्ट्रेन्ड बिजनेस बिहेवियर। अब ये क्या होता है, ये होता है कि जो भी प्रॉफिटेबल बिजनेस एक्टिविटीज़ होती हैं वो क्वालिटी ऑफ लाइफ को भी सपोर्ट करें। जहाँ वो अपने लिए बिज़नेस में प्रॉफिट कमा रही हैं, उसके साथ साथ वो सोशल कॉस्ट ऑफ द जो सोशल कॉस्ट है उसको भी सपोर्ट करती हों।